महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के इस नए एपिसोड में आज आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि सभी छात्रों को ये पता है कि ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर या विभिन्न प्रकार की जो हमारी कक्षाएं चल रही है, उन कक्षाओं के संदर्भ में आज का हमारा एपिसोड है। ये मेरा जो उद्बोधन है आज का, वो बीए भाग द्वितीय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसके पूर्व बीए भाग द्वितीय में जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन काव्य है, यानी कि जो रीतिकाल है, वो रीतिकाल का भाग इसमें लगाया हुआ है। और रीतिकाल में हम देखते हैं कि केशव से लेकर के केशव, देव, बिहारी, घनानंद, भूषण, पद्माकर, इस प्रकार के हमारे जो रचनाकार हैं, वो रचनाकार इसमें लगे हुए हैं। उनके कुछ पद्यांश हैं, उनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी हमारे को इस संदर्भ में देखनी होती है। इसके पूर्व के एपिसोड में मैं आपको भूषण के बारे में पहले बता चुका हूँ कि भूषण किस प्रकार से विक्रम संवत 1670 के आसपास उनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1772 के आसपास उनकी मृत्यु मानी जाती है। और जिस समय भूषण ने अपने काव्य की रचना की थी, उस समय हम देखते हैं कि मध्यकालीन काव्य की, यानी विशेष रूप से जो रीतिकाल का काव्य था, उस रीतिकालीन काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो बिल्कुल अलग थी। उन प्रवृत्तियों में अगर हम ज़्यादा विस्तार से न जाएं और थोड़ा संक्षेप में भी बताएं तो श्रृंगार, अलंकार, नायक नायिका का प्रेम, सौंदर्य और उनके हाव भाव पर आधारित जो साहित्य है वो अधिक मात्रा में रचा गया था। किंतु रीतिकाल की इस परंपरा में हम देखते हैं कि भूषण जैसे ऐसे रचनाकार भी हुए जिन्होंने रीतिकाल की इस परंपरा को परिवर्तित किया। भूषण ने श्रृंगार, अलंकार अथवा प्रेम काव्य की अपेक्षा उन्होंने राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण काव्य लिखा। देखिए, प्रेम की भावना तो भूषण में भी देखने को मिलती है, किंतु उनका ये प्रेम नायक नायिका के प्रेम से अलग हटकर राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। भूषण पूरी तरह वीर रस से परिपूर्ण, ओज गुण से परिपूर्ण रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। पहले के एपिसोड में हम ये सारी चीज़ें आपको बता चुके थे। आज का हमारा ये जो एपिसोड है, देखिए भूषण के जो कुछ पठितांश हैं, उन पठितांशों के आधार पर कुछ जो उनके पद हैं, उन पदों के आधार पर ये लिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि बीए भाग द्वितीय का जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, उस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक जो प्रश्न होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वो पदों की व्याख्या से संबंधित होता है। तो भूषण के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हुए हैं, उन पाठ्यक्रमों में से जो कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भूषण ने अपने जो महानायक थे, उन महानायकों में छत्रसाल महाराज और शिवाजी को अपना आधार्य बनाया था। और शिवाजी का उस समय देखिए आप, न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से उस समय मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और उस मुगल सम्राट जो विशेष रूप से औरंगजेब था, वो भारतीय जनता के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रहा था। औरंगजेब यद्यपि अपने निजी जीवन में निहायत ईमानदार था, किंतु संप्रदाय के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में वो पूरी तरह अपनी कट्टरता से परिपूर्ण था। वो भारतीय जनता में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहा था। इसीलिए उसने हमारे कई मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनवाने का प्रयास भी किया। साथ ही औरंगजेब ने भारतीय जनता को मुसलमान बनाने का प्रयास भी किया। इसके लिए उसने साम, दाम, दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपनाया। शिवाजी जैसे जो जागृत रचनाकार थे, वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे थे और शिवाजी ने क्या किया, उस चीज़ का विरोध किया। भूषण भी उसी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे। इसीलिए भूषण ने अपने साहित्य के, अपने रचना के नायक के रूप में शिवाजी जैसे व्यक्ति को उन्होंने ग्रहण किया। और उनकी जो रचनाएं देखिए आप, छत्रसाल दशक, शिवा बाहुनी, शिवराज भूषण, वो इसी प्रकार की रचनाएं जिनमें लेखक ने अपने महानायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके उन उत्कृष्ट कार्यों का वर्णन किया है, जिनके कारण वे भारतीय जन का कंठाहार बन सके। हालांकि उनकी और भी रचनाएं हैं,
जैसे भूषण उल्लास, दूषण उल्लास आदि हैं, किंतु वो अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए उनके बारे में प्रामाणिकता से कुछ कहना संभव नहीं है। आज का हमारा ये जो एपिसोड है, देखिए आप, इस एपिसोड में मैं भूषण के कुछ चुने हुए पदों को लेता हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्राय विभिन्न परीक्षाओं के अंदर उनकी व्याख्या के लिए आते रहते हैं। देखिए, उनका ये जो पद है जिसकी मैं व्याख्या आपको करके बता रहा हूँ, वो उनका शिवाजी शौर्य से संबंधित है। इसमें शिवाजी के शौर्य के बारे में रचनाकार ने बताया है कि किस तरीके से शिवाजी अपनी शक्ति के बल पर पूरी तरह प्रभावित थे और किस तरीके से उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो लोकप्रियता थी, वो पूरी तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर फैली हुई थी और वे जन जन के कंठहार बने हुए थे। इस छंद में जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी व्याख्या कर रहा हूँ, किस तरीके से रचनाकार ने शिवाजी का जो शौर्य है, उसका जो प्रभाव है, वो कितना फैला हुआ था, उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, छंद की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। क्या कहता है रचनाकार कि कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटासो कीरति दानसो सुरति ज्ञान सो प्रीति बड़ी सन्मान महासो भूषण भूषण सो तरुणी नलनी नव पूषण देव प्रभासो जाहिर चारिहूं और जहान लसे हिंदुमान खुमान शिवासु। देखिए, इसमें शिवाजी की शौर्य की गाथा का वर्णन करते हुए रचनाकार क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्या कहता है रचनाकार कि कामिनी कंत सो, कामिनी यानी कि स्त्री, स्त्री की शोभा किससे होती है? उसके कंत से, उसके स्वामी से, उसके प्रिय के साथ में होती है। तो कामिनी कंतसो जामिनी चंदसो, और जामिनी यानी कि यामिनी अर्थात रात्रि, रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, चंद्रमा की चांदनी से ही रात्रि की शोभा सुशोभित होती है। और दामिनी पावस मेघ घटासो, और जो दामिनी यानी कि विद्युत, बिजली, हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में काली घटाएं छाई रहती है, उन काली घटाओं में जब बिजली चमकती है तो उसका सौंदर्य जो होता है वो अनुपम होता है, उसकी तुलना हम एकाएक किसी से नहीं कर सकते हैं। तो रचनाकार शिवाजी का जो शौर्य है, उस शिवाजी के शौर्य की तुलना इन सारी चीज़ों से कर रहा है कि जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा उसके प्रिय के साथ, उसके पति के साथ, उसके स्वामी के साथ होती है, रात्रि की शोभा चंद्रमा के साथ होती है, चंद्रमा ही रात्रि को क्या करता है? परिपूर्णता प्रदान करता है। और पावस मेघ घटा, बरसात की जो काली घटाएं होती है, बरसात के समय की जो बादलों की काली घटाएं होती है, उनमें जिस प्रकार से बिजली सुशोभित होती है, बिजली चमकती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो कीर्ति होती है, उसका जो यश होता है, उसकी जो प्रसिद्धि होती है, वो काय से होती है? कीर्ति दानसु। रचनाकार कहता है कि जो व्यक्ति जितना दान पुण्य करता है उसकी कीर्ति उसी प्रकार से फैलती है। कीर्ति दानसो सुरति ज्ञानसो, सुरति यानी कि स्मरण, याद करना, अर्थात जो स्मरण शक्ति है वो काय से होती है? ज्ञान से। जिसके अगर मान लीजिए ज्ञान आपके पास है लेकिन वो आपके स्मरण में नहीं है, वो आपकी याददाश्त में नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। तो सुरति ज्ञान सो, कीर्ति दान सो यानी दान से कीर्ति, और सुरति ज्ञान सो और ज्ञान से कीर्ति, सुरति स्मरण, और प्रीति बड़ी सन्मान महासु, और प्रेम सम्मान, ये सारी चीज़ें, प्रीति बड़ी सन्मान महासु, ये आदमी को मान सम्मान प्रेम सारा सब कुछ जो प्राप्त होता है उसे उसके जीवन की महानता होती है, उसे से उसका जीवन जो है प्रभावी माना जाता है। भूषण रचनाकार आगे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए आप, कि भूषण भूषण सो तरुणी। क्या कहते हैं? भूषण, दो शब्द हैं यहाँ पे, भूषण भूषण, दोनों अलग अलग अर्थ हैं। भूषण जो प्रथम शब्द है वो स्वयं रचनाकार के संदर्भ में वो नाम संज्ञा है, यहाँ पर भूषण ने अपने स्वयं के लिए कही है। और दूसरा जो भूषण है वो है आभूषण। तो भूषण कवि कहते हैं कि भूषण सो तरुणी, यानी कि आभूषणों से जो तरुणी होती है, जो स्त्री होती है, जो नायिका होती है, उसका जो सौंदर्य होता है, उसका जो महत्व होता है वो आभूषणों से निकलता है। तो भूषण भूषण सो तरुणी, और जो स्त्री होती है वो आभूषणों से सुशोभित होती है, उसकी शोभा उसी से बढ़ती है। नलिनी नव पूषण देव प्रभासों, और किस प्रकार से? नलिनी यानी कि कमलनी, नव माने नया, पूषण यानी कि सूर्य देव, प्रभासों प्रभा यानी कि चमक। तो कमलनी जो होती है वो प्रातःकालीन उदित होने वाला जो नव सूर्य होता है, उस नव उदित होने वाले सूर्य की चमक से जिस प्रकार से वो सुशोभित होती है, जिस प्रकार से सौंदर्य से वो परिपूर्ण होती है, उसी तरीके से रचनाकार ये कहना चाहता है कि हमारे जो भूषण कवि हैं, हमारे जो शिवाजी हैं,
वो शिवाजी का जो शौर्य है, उनकी जो ख्याति है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो इन सारे उदाहरणों से परिपूर्ण है। इनके समान पूरे संसार में छाई हुई है। क्या कहना चाह रहा है रचनाकार अंतिम पंक्ति में? देखिए आप कि जाहिर चार हूँ और जहान, जाहिर, यह बात जाहिर है, यह बात प्रकट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि चार ही ओर यानी कि चारों ओर, चारों दिशाओं में, और जहान लसे, जहान यानी कि सारा संसार, सुशोभित है, लसे माने सुशोभित होना, जहान यानी कि संसार। तो जाहिर चार हूँ और जहान लसे हिंदुवान खुमान शिवासु, यानी जो हिंदू साम्राज्य है, और खुमान यानी कि हमारा जो राजा है, हमारे जो शिवाजी हैं, उन राजा शिवाजी की जो सौंदर्य, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो शौर्य है, उससे ये सारे हिंदू सम्राट पूरी तरह लसित हैं, सुशोभित हैं। यानी कि शिवाजी ने ही किस प्रकार से हमारे समस्त हिंदू साम्राज्य की लज्जा रख रखी है, और उन्हीं के कारण आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो किस तरीके से भारतीय संस्कृति से बचा हुआ है। अन्यथा जो मुगल सम्राट था वो अपने विभिन्न अत्याचारों के कारण भारतीय संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर सकता था। तो देखिए प्रस्तुत जो छंद है, इसमें किस तरीके से रचनाकार ने शिवाजी का जो शौर्य है, उस शिवाजी के शौर्य को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यही इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए भूषण के समय में चूँकि मुगल साम्राज्य था, उस समय अरबी फारसी भाषाओं का प्रयोग काफ़ी मात्रा में हुआ करता था, जन प्रचलन में भी इन शब्दों का प्रयोग होता था। इसीलिए भूषण की जो भाषा है उसमें भी इस प्रकार के काफ़ी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। भूषण ने यद्यपि इसमें मूलतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, किंतु ब्रज के साथ साथ जो जन प्रचलित शब्द हैं अरबी फारसी आदि के, उनका भी इसमें प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। अलंकारों की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत सहजता है, इसमें विशेष प्रकार के जो अलंकार है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। केवल अगर आप सामान्य रूप से देखो तो कामिनी कंत के अंदर हम अनुप्रास के रूप में थोड़ी सी इसकी छटा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये लास्ट वाली तीसरे नंबर की जो पंक्ति है, जैसे भूषण भूषण सो तरुणी, यहाँ देखिए आप, वैसे सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और बार बार उसका अर्थ भिन्न हो जाता है तो वहाँ पर यमक अलंकार मानते हैं, पर वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो यमक की छटा तो हमें देखने को मिलती है, किंतु ये जो शब्द है भूषण भूषण, दोनों यहाँ पर नामधारी संज्ञा के अर्थ में है। पहला जो भूषण है वो स्वयं के लिए है और दूसरा भूषण आभूषणों के लिए है। तो इसमें हमारे को अर्थ चमत्कार देखने को मिलता है। तो रचनाकार ने किस तरीके से अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की जो व्याख्या है, यदि हम परीक्षा के प्रश्नोत्तर में यदि हम व्यक्त करते हैं तो सभी छात्रों को अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना इसमें रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूषण ने शिवाजी के संदर्भ में और भी कई प्रकार के पद लिखे हैं जिनके अंतर्गत उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनका यह सबसे महत्वपूर्ण पद है जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे को सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिलता है। अगली प्रक्रिया के अंदर, अगले उद्बोधन में इससे संबंध, भूषण से संबंधित अन्य जो पद हैं हम उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।